हेलो स्टूडेंट्स, आज आपकी क्लास 12 का सेकंड यूनिट सॉल्यूशन का लास्ट पार्ट बताने जा रहा हूं, जिसमें आपको 2 पॉइंट आज मिलेंगे। फर्स्ट पॉइंट में एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास और सेकंड पॉइंट है बॉन्ड हाफ फैक्टर। सबसे पहले हम नंबर 1 में लेते हैं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। फर्स्ट पॉइंट देखिए, यहां पर थोड़ा सा समझना है। एबनॉर्मल यानी असामान्य या अपसामान्य भी लिखा हुआ है। अपसामान्य आणविक द्रव्यमान क्या है, ये कैसे उत्पन्न होता है। ऐसे सॉल्यूशंस मतलब ऐसे विलयन जिनमें नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट घुला हुआ है, यानी विद्युत अनपघट्य पदार्थ। अब यहां पर आपको ये तो मालूम है कि विद्युत अपघट्य और विद्युत अनपघट्य इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स पदार्थ क्या होते हैं, सब्सटेंस क्या होते हैं। कि जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होता है वो जलीय विलयन की अवस्था में उनका डिसोसिएशन नहीं होता है, वो टूटते नहीं, आयनाइजेशन नहीं होता है। जबकि यदि इलेक्ट्रोलाइट्स है तो उसको यदि आप जल में घोलेंगे तो वो अपने आयनों में डिवाइड हो जाते हैं। यदि नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है तब तो किसी भी सॉल्यूशन का जितना भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, चाहे वो ऑस्मोटिक प्रेशर हो यानी पराशरण दाब हो, चाहे वो क्वथनांक में उन्नयन हो मतलब एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हो, चाहे वो हिमांक में अवनमन हो यानी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट हो, या अन्य कोई भी जो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपने अभी तक पिछले पढ़ा है, उनमें कोई भी अंतर नहीं होता है। किंतु यदि किसी सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है वो इलेक्ट्रोलाइट्स है यानी विद्युत अपघट्य है, तो निश्चित है कि विद्युत अपघट्य पदार्थों में डिसोसिएशन होगा, वो टूटेंगे, आयनों में डिवाइड होंगे, जिससे वहां पर सॉल्यूशन में जो हमने सैद्धांतिक रूप से माना हुआ है सामान्य मान की जो वैल्यू है उसकी तुलना में कणों की संख्या में परिवर्तन हो जाएगा, जिससे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ये सभी बदल जाएंगी। इसी को बोलते हैं एबनॉर्मल। और इस आधार पर चूंकि आपको मालूम है कि जो मॉलिक्यूलर मास होता है, यहां पर ध्यान रखना, मॉलिक्यूलर मास यानी इसको आप एमवी, ये है मॉलिक्यूलर मास। तो आपको ये मालूम है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज प्रोपोर्शनल 1/mv, यानी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज मॉलिक्यूलर मास, ये मालूम है। तो इस तरह से उसके मॉलिक्यूलर मास में डिफरेंट आ जाएगा, बदल जाएगा, और इसी को बोलते हैं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। यहां पर आप देखें एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास के जो मोस्टली रीजन है वो 2 रीजन्स। यह तो एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स, मतलब जो विलय के मॉलिक्यूल्स का एसोसिएशन होगा, मींस संगुणन होगा, अथवा डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स यानी
जो सॉल्यूट होगा विलय के अणुओं का वियोजन होगा, डिसोसिएशन होगा। अब यहाँ पर हम सबसे पहले पहला पॉइंट एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स लेंगे। यहाँ पर कुछ ऐसे सॉल्यूट्स हैं, विलय होते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो या तो जलीय विलयन की अवस्था में या सॉल्यूशन स्टेज में भी आप कर सकते हैं डायरेक्टली, अथवा गैसेज स्टेज में सामान्य रूप से डाइमर पोजीशन पे पाए जाते हैं। डाइमर मतलब द्वितीयाण, यानी टू मॉलिक्यूल्स इंक्लूड हो जाते हैं और एक मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो हाइड्रोजन, जैसे आप ले ले फॉर्मिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, या अन्य और बहुत सारे ऐसे हैं जो कि सामान्य रूप से डाइमर पोजीशन पे पाए जाते हैं। यहां पर हम मान लेते हैं HCOOH ये फॉर्मिक एसिड है, या CH3COOH, इनमें से कोई भी आप ले सकते हैं। ये सभी डाइमर पोजीशन में पाए जाते हैं। अब यहां पर देख लें, जैसे मान लीजिए हमने लिया फॉर्मिक एसिड या अन्य कुछ भी ले सकते हैं, हम फॉर्मिक एसिड ले रहे हैं। यहां पर HC11OOH, दूसरा मॉलिक्यूल्स HC11OOH। चूंकि यहां पर ये नेगेटिविटी और ये पॉजिटिविटी है, इसलिए यहां पर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी और इस तरह से एक अणु, या इनमें से आप ले सकते हैं, इसको भी आप शो कर सकते हैं। इसको CH3 को यानी एल्किल ग्रुप को हम R के रूप में शो करें तो RC11OOH, RC11OOH, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। यहां पर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा ये एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, मतलब दो अणु, टू मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग द्वारा इंक्लूड होकर के एक बना लेते हैं। तो इस तरह से जब ये प्रक्रिया होती है तो यहां पर क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास अप हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। लेकिन जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, मतलब अणु संख्यक गुण धर्म जो होते हैं विलयनों के, वो लेस हो जाते हैं, क्योंकि वो कणों की संख्या पर डिपेंडेंट होगी, निश्चित है। तो यहां पर हमने जितना नॉर्मली माना था कि इतने कण हमने डाला है, इतने कण है, मान लीजिए कि 100 है, 200 है, तो 200 कण हमने पहले से कैलकुलेट कर रखा है, मान के रखा है, क्योंकि वो सामान्य मान हो गया। बट जब वो डाइमर पोजीशन पे हो गए तो उसका 50% लेस हो गया, मतलब कणों की संख्या निश्चित रूप से कम हो गई। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज टोटल ऑफ जितने भी है, जो कणों की संख्या पर डिपेंडेंट है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंडेंट है, इसीलिए वो सभी मान न्यून हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे। और इस तरह से ये एसोसिएशन के द्वारा मॉलिक्यूलर मास में डिफरेंट आ जाएगा, यानी ये बढ़ जाता है। अब यहां पर जो सेकंड पॉइंट है, डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स। यदि विद्युत अपघट्य पदार्थ है, कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो कि जलीय विलयन की अवस्था में उनका आयनीकरण हो जाता है और वह आयनित होकर के एक से अधिक कणों में डिवाइड हो जाते हैं, बदल जाते हैं, तो वहां पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मान उच्च हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बट जो मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा वो लेस हो जाएगा, क्योंकि वो कण कई टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा। जैसे यहां पर मान लीजिए कि विद्युत अपघट्य में इलेक्ट्रोलाइट्स NaCl है, या KCl है, या
BaCl2 है या अन्य कोई भी इस तरह के जो भी हैं, इनको जैसे ही हम किसी भी सॉल्वेंट में डिजॉल्व करेंगे, घोलेंगे, तत्काल उनका डिसोसिएशन होगा। और जैसे मान लीजिए हमने KCl लिया हुआ है, तो KCl के पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। यदि यहाँ पर BaCl2 हमने लिया हुआ है तो ये Ba पॉजिटिव प्लस 2Cl निगेटिव, यानी यहाँ पर ये इसमें 3 गुना कणों की संख्या, नंबर ऑफ पार्टिकल 3 गुना बढ़ गया। और यहाँ पर इसका हमने 1 लिया हुआ था, हमने जो सामान्य मान लिया हुआ था इसको 1 ये मॉलिक्यूल्स था, और ये 2 पार्ट में कन्वर्ट हो गया। तो निश्चित है कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है सोल्यूशन के अंदर वो बढ़ गए, इंक्रीज हो गए, जिससे इनके जितने भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हो, चाहे वो क्वथनांक उन्नयन हो यानी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हो, या आपका पराशरण दाब हो, ऑस्मोटिक प्रेशर हो, या अन्य कोई भी जो भी है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, वो सब कुछ बदल जाएगा। और इसी के साथ में चूंकि ये टुकड़े में हो गया तो यहां पर मॉलिक्यूलर मास लेस हो जाएगा। इस तरह से यहां पर एसोसिएशन या डिसोसिएशन के कारण किसी भी सॉल्यूट के मॉलिक्यूलर मास में डिफरेंट आ जाता है, और यही कहलाता है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। अब यहाँ पर आप सेकंड पॉइंट देखें, वान हॉफ फैक्टर। ये सामान्य रूप से कई बार परीक्षा में भी पूछा गया है, और हो सकता है कि फिर से रिवाइज कर दिया जाए, मतलब ये इस पार्ट में इंपॉर्टेंट भी है, तो इसको आप थोड़ा सा अच्छे से समझ लें। देखिए, वान हॉफ ने जब विद्युत अपघट मीन्स इलेक्ट्रोलाइट्स सॉल्यूट जो विलय है उससे बने हुए विलयन में कैलकुलेशन किया, ऑब्जर्वेशन किया, तो ये देखा कि उसमें वियोजन मतलब डिसोसिएशन और संयोजन मीन्स संगुणन एसोसिएशन के पश्चात उनके यानी विलयन के विभिन्न कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अणुसंख्यक गुणधर्मों में परिवर्तन हो जाता है। इसलिए उन्होंने सन 1886 में, ये भी कभी कभी पूछता है, इसको ध्यान रखना है, 1886 में उन्होंने इन दोनों के कंपैरिजन करने के लिए एक फैक्टर दिया जिसे स्मॉल आई से शो किया जाता है। ये है I इक्वल 1 हाफ फैक्टर, यही I 1 हाफ फैक्टर कहलाता है। मतलब इसमें यदि एसोसिएशन हुआ है यानी संगुणन हुआ है तो निश्चित है कि किसी भी सॉल्यूशन का जो मान होगा मॉलिक्यूलर मास वो यूनिट इकाई से कम हो जाएगा, क्योंकि एसोसिएशन में मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाएगा, कणों की संख्या कम हो जाएगी और वैल्यू 1 से लो हो जाएगा। यदि डिसोसिएशन होता है तो निश्चित है कि मॉलिक्यूलर मास लेस होगा, मतलब उसके जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं वो अधिक हो जाएंगे और उसका मान 1 से अधिक हो जाएगा। और यदि ना तो एसोसिएशन होता है ना ही डिसोसिएशन होता है तो उस सॉल्यूशन का मान यूनिट इकाई स्थिर मतलब यूनिट 1 बना रहता है। इस तरह से वान हाफ ने विद्युत अपघट्ट और विद्युत अनपघट्ट इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के विभिन्न कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के परीक्षण के लिए और उनका जो रेशियो है
अनुपात शो करने के लिए ही इस फैक्टर को उन्होंने इजाद किया और इसे I से शो किया गया। ये कहलाता है वान हाफ फैक्टर। अब यहां पर उन्होंने जो सिद्ध किया, यहां पर आपको जरूर ध्यान रखना है और समझना है कि वान हाफ फैक्टर I का मान किसी भी एक विलेन के लिए, वो चाहे किसी से भी ना बना हो, जैसे मान लो NaCl सोल्यूशन है, यह कि KCl है, यह कि अन्य कोई भी है, बट एक सोल्यूशन वो किसी भी विधि से बनाया गया हो, उनके कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के मान हमेशा इक्वल होते हैं। और यहां पर इसीलिए I इक्वल, जैसे मान लीजिए कि यहां पर परासरण का, तो पाई के मान यानी पाई ऑब्जर्वेटिव अपॉन पाई कैलकुलेटिव बराबर, अब यहां पर जैसे मान लीजिए कि ये परासरण दाब है, अब यहां पर वाष्प दाब अवनमन यानी डेल पी ऑब्जर्वेटिव अपॉन डेल पी कैलकुलेटिव, ये इक्वल होंगे यदि डेल टीवी है वैल्यू पॉइंट, अब यहां पर ऑब्जर्वेटिव सभी अपॉन डेल टीवी कैलकुलेटिव इक्वल, यदि और भी है, जितने भी कहने का मतलब मान होंगे, जितने भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वैल्यू हो, चाहे वो आप उसको डिप्रेशन ऑफ फ्रेजिंग भी इसमें कर सकते हैं, मींस डेल टी एफ ऑब्जर्वेटिव अपॉन डेल टी एफ कैलकुलेटिव इक्वल। अब यहां पर आपको मालूम है कि ये मान कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है और मॉलिक्यूलर मास जो होता है इल्स का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अब यहां पर m का मान हो जाएगा m कैलकुलेटिव अपॉन m ऑब्जर्वेटिव, बस यही है वान हाफ फैक्टर। मतलब ये इसका आप लिख सकते हैं, तो I बराबर हो जाएगा नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास अपॉन ऑब्जर्वेटिव मॉलिक्यूलर मास। इस तरह से आप वान हाफ फैक्टर को बड़े आसानी से लिख सकते हैं और आपके सेकंड यूनिट सॉल्यूशन यहीं पर समाप्त होता है। अब चूंकि बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स के ऑफर हैं कि सर ऑर्गेनिक शुरू किया जाए, ऑर्गेनिक में प्रॉब्लम हो रही है और समय ज़्यादा निकल चुका है, इसलिए अब यहाँ पर हम 2 यूनिट के बाद फिलहाल 1 यूनिट या जैसा भी समय होगा, तो पहले आपको ऑर्गेनिक हम बताएंगे, हेलो एल्केन्स शुरू कर रहे हैं। इसके बाद फिर 1 यूनिट के बाद फिर बैक होंगे, जैसा भी होगा समय के अनुसार। तो अब नेक्स्ट वीडियो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मिलेगी। आप जानते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ही इंटरेस्टेड केमिस्ट्री का एक पार्ट है
तो आप इंतज़ार करिए बस थोड़ा सा, और जस्ट हम बहुत जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो ऑर्गेनिक की बिल्कुल देंगे। आज के लिए इतना ही।